अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आजकल ठंड हो रही है और आप लोग यकीनन अपने अपने ब्लैंकेट्स में लिहाफ़ों में बैठ के मूंगफलियाँ खा रहे होंगे, ड्रामे देख रहे होंगे, मूवीज़ देख रहे होंगे, तो मज़े तो कर रहे होंगे यकीनन। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, सबसे पहले तो इनका नाम एक बहुत ही मिस्ट्री है मेरे लिए, बल्कि काफ़ी लोगों के लिए। उस पे भी हम बात करेंगे। और ये मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे मेहमान हैं सैयद फ़हद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम के अंदर मुश्किल ही एक इसकी स्पेलिंग प्रॉब्लम है। वही तो जी 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 जी, नाम मगर सही है। हाँ, मगर वो उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। जी जी जी। सही। तो जिस तरह सर्दी आती है पाकिस्तान में, सालों के बाद आप भी सालों के बाद तशरीफ़ लाते ऐसा हैं। ही है, ऐसा ही है, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो आपको कैसा लगता है साल-साल के बाद पाकिस्तान आना? एक तो पहले बात, पाकिस्तान जब भी आते हैं बहुत अजीब सी चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है, बड़ी मतलब हादसा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ना कुछ। अभी रिसेंटली गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हुआ मेरे आने के बाद, तो बड़ा अफसोस हुआ वो। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव वाला में, कोऑपरेटिव में भी आग लगी हुई सुना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है बड़ी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान के इमेज को लेके उसकी जो सिचुएशन चल रही है। वैसे ही पॉलिटिकली पाकिस्तान इतना एक्सपोज हुआ है, और उसकी जो आप कह सकते हैं फॉरेन अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, पासपोर्ट को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो बड़ा अफसोस होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। अभी आज ही मैंने किसी का वो एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखा गुल प्लाजा को लेके कि हमारे यहाँ लोग हादसे को, जैसे कि अगर आग लगी है तो आग लगी में, जब आग लगने के बाद जब बिल्डिंग जो है या जगह जो है पूरी जब ख़त्म हो जाए, उसको हम लोग रेस्क्यू कहते हैं। हम आग बुझाने को रेस्क्यू नहीं कहते। हुँ। तो ये बड़ा अफसोस की बात है, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। फिर स्पेशली कराची पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा बहुत सारे गाँव जो रूरल एरियाज है उसको भूल ही जाते हैं। हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान का मतलब है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और मेनली कराची। कराची इज़ अ बिजनेस हब, तो हमेशा हम कराची को पता नहीं क्यों पाकिस्तान से लिंक करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के हालात ओवरऑल आप देखें, बहुत सारे शहरों में, मुल्क या कंट्री, सॉरी रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में बहुत अच्छे होंगे, लोग खुशहाल भी होंगे, खुश भी होंगे हालात को लेके, चीज़ों को लेके, पॉलिटिकल सिचुएशन को लेके। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को जो गेज किया जाता है, या पाकिस्तान को जो मौजाना किया जाता है, या पाकिस्तान की जो वेटेज देखी जाती है, वो हमेशा कराची में क्या हो रहा है, लाहौर, इस्लामाबाद, बस इस तरह। तो हम भी यही बात करते हैं, हम भी उसी भीड़ में शामिल होकर ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात, बहुत ओवरऑल पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, बट मेनली जो कराची में हो रहा है स्पेशली, उससे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम कराची स्पेंड करता हूँ। लाहौर, इस्लामाबाद में जाना चाहता हूँ काम के लिए भी। गया हूँ बीच पे लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन ज़्यादा काम वहाँ भी करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं वहाँ पे। लेकिन कराची में जो हो रहा है वो डेफिनेटली अच्छा नहीं हो रहा। राइट। अच्छा, आपके नाम के साथ मीडिया डॉक्टर लगा हुआ है, जी। राइट? तो आपकी तरह क्या और भी मीडिया डॉक्टर्स हैं यहाँ पे या? होना तो नहीं चाहिए, और अल्लाह करे ना हो तो बेहतर है, लेकिन आइडियली क्या है कि डेफिनेटली बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ, और जो मल्टी टास्कर्स हैं बहुत सारे, जो बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। बट मैंने जितने लोगों से मैं आज तक मिला हूँ, जिसमें हज़ारों लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड, मुझे लगता है मैंने जो किया है और मैं जो कर रहा हूँ वो शायद अभी तक कोई नहीं कर पाया। जैसे इन अ वे मैं बात करूँ, आप माशाल्लाह एडिटर भी हैं, माशाल्लाह आप सिंगर भी हैं, आप क्या बोलते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है, लिखते भी बहुत अच्छा है, आपने अपने आपकी भी अपनी एक लेगेसी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अब, जैसे आपको शायद कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो होस्ट भी है, जिसने मॉडलिंग भी की है, जिसने क्या बोलते हैं अखबारों में भी लिखा है, जी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी है, जिसने मीडिया बाइंग, मीडिया सेलिंग भी की है, जिसने ड्रामे भी बनाए हैं, डायरेक्शन भी की है, प्रोडक्शन भी की है, लाइन प्रोडक्शन भी की है, इवेंट मैनेजमेंट भी की है, पीआर भी की है। तो और कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि की है एक दफ़ा की, वन ऑफ की और ख़त्म हो गई, कर रहा हूँ रेगुलरली कुछ ना कुछ। कभी पब्लिक स्पीकिंग का काम कर रहा हूँ, कभी होस्टिंग कर रहा होता हूँ, कभी ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर रहा हूँ, कभी एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ एज अ मीडिया, फिर कभी इवेंट के लिए कंसल्टेंट के काम कर रहा होता हूँ, कभी एज अ मेंटोर काम कर रहा होता हूँ। तो मैं, ये सारी चीज़ें मेरी एक्टिव हैं, और मैं समझता हूँ इतनी सारी चीज़ें जो कोई कर रहा होता है, मैंने आज तक कोई नहीं मिला। ये ज़रूर मिले हैं, कोई एक्टर है, मॉडल है, होस्टिंग भी कर ली उसने, सिंगिंग भी कर ली, डायरेक्शन भी कर ली, प्रोडक्शन भी कर ली, बट उसकी लिमिट वहाँ तक ख़त्म हो गई। 4 5 6 शोबे में काम करने वाले लोग तो मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिला जो तकरीबन 12 14 15 शोबों में काम कर रहा हो। जाहिर बात है आपकी भी अपनी लेगेसी, आपने सारे चैनल्स में काम किया, आप भी हज़ारों लोगों से मिले, और आपने पाकिस्तान में भी काम किया, दुबई में भी काम किया। बिल्कुल।
तो आपने देखा होगा, आपको मिले होंगे हज़ारों लोग। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा काम उनसे अच्छा है, डेफिनेटली मुझसे बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, मुझसे अच्छे नाम वाले लोग भी हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया। एज एन एक्टर बहुत सारे मशहूर एक्टर्स हैं, शायद मैं इतना मशहूर एक्टर नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मशहूर एक्टर्स भी हैं। तो बहुत सारे जो अपनी फील्ड में हैं वो आगे निकल गए एक ही फील्ड को लेके। मैं शायद बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता रहा और अभी भी चल रहा हूँ, तो मैं इसलिए हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कुछ चीज़ स्लो है, इस तरह से। राइट। तो वही से वो टाइटल आया कि जब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था, अब आप फर्ज करें ना, आप टीवी पे जाके या रेडियो पे जाके आप इंट्रोडक्शन शुरू कराना शुरू करें, आप बोल रहे हैं जी वेलकम सैयद फाज, जो होस्ट है, एक्टर है, मॉडल है, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इवेंट मैनेजर है, पीआर कंसल्टेंट है, मार्केटिंग कंसल्टेंट है, ट्रेनर भी है, डेवलपर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और एक क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट में काम भी करते हैं। तो मुझे तो याद है, तो मैं फ्लुएंसी में बोल रहा हूँ, लेकिन एक बंदा जो बोल रहा है वो बोलेगा भाई ये क्या है बोल रहा हूँ, सही। और सामने वाला जो सुन रहा है उसको क्या मतलब, वो बोलेगा भाई तुमने बुलाया किसको है, बिल्कुल। ये कौन एग्जैक्टली, क्योंकि पता है बंदा भी इतने सुन के यार ये सब चीज़ें कर रहा है, ये कोई ब्लफ तो नहीं है, या तो ये कोई मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई फेक चीज़ तो नहीं है, आके बस हमसे प्रमोट कर रहे हैं। पर अगर कोई भी जाके काम देखेगा, मेरा बहुत सारा काम मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है और इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर वो गूगल करे तो देखे मैंने सब चीज़ें की हैं, अखबारों के आर्टिकल्स हैं मेरे मेरे रिसर्च पेपर्स हैं मेरे मेरे टीवी शोज़ हैं जो मैंने होस्ट किए हैं, जो मैंने सेलिब्रिटीज़ को मैनेज किया है, वो सारी चीज़ें हैं, जो मैंने इवेंट्स किए हैं वो सारे हैं, ड्रामे जो किए हैं वो है, कमर्शियल जो किए एज अ मॉडल वो है, म्यूज़िक वीडियो जो सब चीज़ें अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। किस्मत अच्छी थी कि मुझे सब चीज़ें मिल गई कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से। वो एक अलग डिस्कशन है कि हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो मैं हर चीज़ सीडी में कैप्चर करके यस। पहले उस चैनल से निकालने में 6-7 दिन लग जाते थे, एडिटर्स के पास जा जाके सर प्लीज़ आज, वो बिजी होते थे अपनी शूटिंग्स में, काम में, एडिटिंग में। तो वो एक सीडी बनाने में ही हमें 5 से 6 दिन लगते थे कि जा रहे आज सीडी देने जा रहे हैं, आज कॉपी नहीं हो रही भाई, हुई थी नहीं हुई, स्क्रैच आ गया सीडी पे, दोबारा लाओ सीडी, तो मार्केट से जाओ फिर सीडी ले आके दो। तो वो एक बड़ा प्रोसेस था, फिर उन तक पहुंचना एक प्रोसेस था, उनसे वो निकलवाना एक प्रोसेस था, क्योंकि वो आर्काइव में चली आती थी, तो आर्काइव में ढूंढना भाई, आर्काइव में वही तुम्हारा काम निकालना पर्टिकुलर। बिल्कुल। अब जाहिर बात है पूरी एपिसोड मेरे पे तो नहीं है, तो वो 2 मिनट जाके 30 मिनट के अंदर से निकालना एक एडिटर के लिए, उसको पर्टिकुलरली आपकी रिक्वेस्ट में उस सीडी में कॉपी करना, वो एक उसके लिए एक टास्क था। आप एडिटर रहे तो आप समझ सकते हैं, तो वो बेचारा चैनल के काम करे या मेरे पर्सनल। सही ने, मुझे भी याद है एक मरतबा आपकी हम अपडेट कर रहे थे, आप मेरे घर आए थे, एग्जैक्ट, तो वो बड़ा एक अगर आपसे अच्छा खासा एडिटिंग का काम तो आपसे कराया रोज, वजह से कि आप माशाल्लाह मक्खन की तरह काम करते हैं, आपकी वही टोबा टोबा का कर रहे थे। तो मैंने बोला फारूक भाई आ जाइए, आपसे हेल्प चाहिए, तो वो किया मैंने, वो को भी शोरील बनाने के लिए, कोई जारी बात है जी। मेरे को काम दिखाना था, अब इतनी सारी चीज़ें थी। राइट। तो वहीं से वो टाइटल आया कि भाई एक शॉर्ट इंट्रो होना चाहिए। तो कोई अच्छे माशाल्लाह हमारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बोला भाईजान मैं तुम्हें मीडिया डॉक्टर कहूँगा, क्योंकि जैसे जनरल प्रैक्टिशनर होता है हमारा, जिसको हम जीपी बोलते हैं, जनरल फिजिशियन भी बोलते हैं, उनके पास इलाज हर चीज़ का होता है मोरलेस, मतलब उनके पास जाते हैं वही बता देते हैं बुखार है, खांसी है, नज़ला है, सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, वो हर चीज़ का बेसिक इलाज आपका करते हैं। तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट आया कि आप एक डॉक्टर हैं, बट आप मीडिया के डॉक्टर हैं, आप Right. भले डिग्री ना हो आपके पास, सही। पर एज अ टाइटल आपके पास ये है, क्योंकि आसान है किसी को बोला कि जी मीडिया डॉक्टर हैं। हाँ। और ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो नाम को लेके आप बोल रहे थे कि यार आप किसी को वैसे बोले सैयद फाज से मिले हाँ। तो कोई नहीं पहचानेगा, वो बोलेगा यार कौन सैयद फाज, अच्छा आया होगा, अच्छा ओके ठीक है। बट आप जब लिख के भेजेंगे कि यार ये बंदा आया था, तो बहुत सारे लोग वो स्पेलिंग से जानते हैं। हाँ। तो उसकी वजह ये है कि वो स्पेलिंग अब एक ब्रांड बन गई है, Right. अब वो स्पेलिंग एक मेरे टाइटल के साथ जुड़ गई है। अब मुझे खुद डिफिकल्टी होने लगी है कि मैं लोगों को जब इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं जब कॉल पे अगर किसी को बोलूँ लेट्स से सही। सलाम भाई मैं सैयद फाद बात कर रहा, तो वो नहीं पहचानेगा अनलेस मैं उसको लिख के भेजूँ जी सैयद फाद ये मेरा प्रोफाइल है, दैन वो समझते हैं कि अच्छा ये वो उस बंदे से हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं, आइडेंटिटी भी मेरी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। कोई मुझे किसी मुल्क से लिंक कर देता है, कोई मुझे पर्टिकुलर कोई रिलीजन से लिंक कर देता है। Okay. तो हर बंदे के अपने एक कॉन्सेप्ट है, उसको लेके प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अलग है नाम को लेके। Right. बट नट शेल में यही है कि लोगों ने शॉर्ट टाइटल ढूंढा है उसका। सही। वैसे क्या सोच के आप मीडिया फील्ड में आए? कोई फारूक भाई मतलब वही बात है, आप जैसे बहुत सारे लोग हमें इंस्पायर कर रहे थे ऑन डेली बेसिस, और हम बड़े इंस्पायर थे कि भाई मीडिया के काम में बड़ा नाम है, पैसा है, फेम है। हमें फेम चाहिए था, पैसा, और हमें बता दिया गया था कि फेम आपको मिलेगा पैसा सॉरी आपको मिलेगा फेम से। जहाँ आपके पास फेम है, पैसा आपको खुद फॉलो करेगा। तो वो देखते देखते मैं ग्रो अप हो रहा था, कुछ मैं होऊंगा कुछ 6-7 क्लास में वसीम अकरम को बहुत फॉलो करता था। पाकिस्तान में उनकी बड़ी एक अपना और है उनका, बल्कि मैं ये तो नहीं वो था, है भी उनका, और मतलब अभी भी उनकी क्लास है, फॉलोइंग है, और उन्होंने अपने आप को मेंटेन भी किया। वैसे तो मैं उनको बड़ा फॉलोअर था, मैंने उनको एक्चुअली फिजिकली ग्राउंड में देखा है कि उनका बिहेवियर कैसे था उस टाइम पे एज अ किड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। तो मुझे लगा कि
यार ये बंदा कुछ कमाल है, ऐसा होना चाहिए कुछ सीन ना हमारा भी। तो ये मतलब उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया हमारे को इतना एक्सपोजर नहीं था हमारे को, मतलब एक दो नाम याद थे, माइकल जैक्सन, मैडोना, हाँ। पर उसके अलावा ब्रायन एडम्स कहीं घूम के मिल गया नाम, तो बस वो पता था हमें। इन तीनों नाम पे हम चल रहे थे और बाकी बॉलीवुड की लिस्ट थी हमारे पास। तो जाहिर बात है बॉलीवुड और हॉलीवुड तो हमारी रेंज से बहुत ही बाहर थी। Very तो अवेलेबल जो करीब करीब थे वो वसीम भाई थे। हर बार मतलब वसीम भाई से इंस्पायर होकर हमने बोला सही। चले हम भी कोई मशहूरी का सफ़र तय करें। तो उसमें हम क्रिकेट को फॉलो है, मतलब वसीम अकरम क्रिकेट का खेलते थे और खेलते भी हैं, शायद अभी थोड़ा बहुत कमेंट्री भी करते हैं। तो हम जो थे वो गलियों में क्रिकेट अवेलेबल थी, इजी थी, खेलना आसान था, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं थी कि आपने जाके ऑडिशन देना ये करना है। तो वो उससे वहाँ से स्टार्ट किया, करते 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 फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ज्वाइन किया। मीडिया जियो टीवी जब बन रहा था, ऑडिशंस हुए, इसमें सिलेक्शन हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से वो जर्नी हमारी। तो आने के बाद क्या क्या आपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं? कोई मीडिया के अंदर या कराची की बात करें, पाकिस्तान मीडिया में? मीडिया में फजल रहमान का जो मेरा पहला कैरेक्टर था, मैं समझता था वो मेरा बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर था और बड़ा लेगेसी वाला कैरेक्टर था, जिसने मेरी बेस बहुत अच्छी सेट की थी, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म जियो का इतना बड़ा था, इतने बड़े लोग थे, नदीम बेग साहब, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, एहसन तालिश, अंजुम शहजाद, ये सारे नाम डायरेक्ट कर रहे थे, फैसल कुरैशी होस्ट कर रहे थे, निदा यासर जो निदा पाशा थी पहले वो होस्ट कर रही थी, बाद में नाहिद शब्बीर आई। तो मतलब इतने बड़े बड़े नाम जब आपके साथ थे, बट चैनल्स के जो लोग थे जियो के अंदर वो सारे वो थे जो इंडस्ट में काम कर रहे थे उस वक्त, और इंडस्ट्री में उससे पहले पीटीवी में काम कर चुके थे। तो उन सब की अपनी एक लेगेसी थी, उनका सबका अपना एक नाम था और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। उन सब के साथ काम करना स्टार्ट करना ही अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम था वो, और उसने मुझे फिर आगे बहुत काम दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मतलब ये काम के बाद फिर आपदा परवीन जी के साथ एक शो मुझे लगता है वो मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहा, जो मैंने खुद से ऑर्गेनाइज़ कराया। फिर मैंने बॉलीवुड का एक शो किया था दिलेर मेहंदी और मीका सिंह का। अच्छा। उन्होंने लाइफ में कभी एक साथ परफॉर्म नहीं किया था, मतलब ऑन कमर्शियल शो। कहाँ हुआ था? ये हुआ था दुबई के अंदर। अच्छा। तो उससे पहले वो लोग मिलते भाई तो है दोनों, लेकिन जाहिर बात है कभी उन्होंने एक साथ। शो कोई कमर्शियल शो परफॉर्म नहीं किया, टिकटेड शो नहीं परफॉर्म किया। बहुत सारे टीवी प्रोग्राम से वो ज़रूर गए एक साथ और इस तरह की चीज़ें हुई, बट कमर्शली हमने उनको एक साथ इकट्ठा किया, वो हमारे लिए बड़ा शो था। फिर अरिजीत के साथ हमने बहुत इवेंट्स किए, आतिफ असलम के साथ बहुत ज़्यादा इवेंट्स किए, वो हमारे लिए बड़े मेरे मतलब अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो टॉप ऑफ माइंड, तो मैं समझता हूँ ये 4-5 चीज़ें बहुत मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही करियर में। सही। तो स्कूलिंग, हायर एजुकेशन कहाँ से आपने ली? तो स्कूलिंग हायर एजुकेशन जो मेरी अगर आप कहेंगे ना, तो बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने स्कूलिंग 2 दफ़ा की है, साइंस और कॉमर्स में। फिर आप अगर देखेंगे मैंने बैचलर्स भी 2 किए हैं, एक बीकॉम किया है, बीबीए किया है। तो बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता, ये उनके इल्म में नहीं, और पॉसिबल ही नहीं लगती ना आपको। मैं कोई बोलूँ आपको, कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो बोले मैं 2 दफ़ा स्कूल गया हूँ। हाँ। आपसे बोलेगा कि यार मैं स्कूल पढ़ रहा हूँ, बस ये लेवल्स किया वो लेवल्स किया है। हाँ, ये बच्चे आपको ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने ओ लेवल्स किया है और साथ में स्कूलिंग भी किया है, ये लोग आपको शायद मिल सकते हैं। बट मेरे लिए ये था कि मैंने साइंस से एक स्कूल ख़त्म किया, कॉमर्स से फिर स्कूल ख़त्म किया, फिर मैंने अपना बीबी और बीकॉम दोनों किया। बेसिक मेरी सारी एजुकेशन पाकिस्तान से रही। फिर ज़ाहिर बात है मैं बाहर चला गया, लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिट दे सकते हैं एजुकेशन के मामले में। सही। अच्छा, मीडिया की मौजूदगी में आजकल आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, हम सभी देख रहे हैं एआई। जी। तो आप क्या क्या समझते हैं मीडिया की मौजूदगी में एआई का होना जो है वो मीडिया के लिए, इसका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? देखिए बड़ा मैं कह सकता हूँ बड़ा फ़ायदेमंद भी है, एट द सेम टाइम ख़तरनाक भी है। दोनों चीज़ें हैं ना कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो हमेशा उस 2 चीज़ें लेके आती है कि वो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप। हर चीज़ का जैसे आप बात करें मोबाइल फ़ोन, उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैमरा, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये बड़ा ज़रूरी है। सिमिलरली एआई एक टेक्नोलॉजी है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करें, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं हमारे दुनिया में, उसमें एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? वो आपकी आवाज़ लेके कॉपी करके कुछ और चीज़ें बना रहे हैं, आपका चेहरा लेके बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं जो बहुत नाज़ेबा है, जो बहुत ज़रूरी नहीं है। तो हर चीज़ का सबसे पहले बात ये आती है कि इसका आप यूज़ कैसे करेंगे। अब आप छुरी है, छुरी का यूज़ आप अच्छे तरह से भी कर सकते हैं और गलत तरीके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम एआई को ब्लेम नहीं करेंगे, एआई एक टेक्नोलॉजी है जो हमें दी गई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। आपने भी देखा होगा जब मोबाइल फ़ोन आया था तो लोग बहुत डरे हुए थे, यार ये क्या हुआ, ये क्यों आ गया, किस लिए आ गया, हमें तो आदत नहीं है, ये तो ख़तरनाक है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है।
इस पे तो बहुत खर्चा हो रहा है, मोबाइल पे खर्चा, फिर उसके जो बैलेंसेस हैं, चार्जेस है, उसका खर्चा, लोकल कॉल करो तो उसका अलग पैसा, इनकमिंग कॉल आ रही है उसका अलग पैसा। मतलब आप एक टाइम पे तो इनकमिंग के पैसे भी देते थे, मतलब आपने बोला कि जी मैं इनकमिंग के पैसे क्यों दूं, मैं तो पीटीएसएल पे फ्री कॉल रिसीव कर रहा हूँ। फिर बहुत सारे सैटेलाइट फ़ोन आना शुरू हो गए, गो सीडीएम में आया वायरलेस फ़ोन, फिर और फिर आपकी एक और कंपनी ने वायरलेस फ़ोन लॉन्च किया पाकिस्तान में। लेकिन अराउंड द वर्ल्ड अगेन कमिंग बैक टू एआई, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं बहुत। मैं तो समझता हूँ हर टेक्नोलॉजी अच्छी है, जो भी चीज़ दुनिया में आ रही है अगर आप उसका सही पर्पज़ यूज़ करेंगे सही तौर पे, उससे अच्छी चीज़ आपके लिए कोई नहीं है। एआई आपको जितना कोई चीज़ों का रिस्पॉन्स देती है, जितनी डिटेल रिस्पॉन्स देती है, जितना वाइड रिस्पॉन्स देती है, फिर कंपैरिजन भी करके देती है कि आप अगर यूं करेंगे तो ये है, ऐसा करेंगे तो उससे अच्छी मैं समझता हूँ बात नहीं है। बट अगेन आप इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं इवेंचुअली ये बहुत मैटर करता है हर चीज़ का लाइफ में। नहीं, मगर उसमें ये भी है ना कि आप कुछ भी कर लें, एट द एंड उसका जो फाइनल आउटपुट होता है वो इट्स लुक लाइक अ कार्टूनिश, या कार्टूनिश भी नहीं कहेंगे, एक्चुअल करीब से करीब तरीन होता है, बट वो वाली बात तो फिर भी नहीं आ सकती ना जो हम लोग कर रहे हैं। देखिए उसका बात ये है फारूक भाई कि अगर हम बात करते हैं ना एआई की, ना सिर्फ कैरेक्टर्स की, एआई लोगों ने ही बोलना शुरू कर दिया कि हमारी जॉब ले जाएगा। जब कंप्यूटर्स आए थे तो कंप्यूटर के बारे में ये बात हुई कि हमारे बहुत सारी जॉब्स तो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मैनुअली वो काम कर रहे थे। बिल्कुल। अब लोग को ये बात समझना चाहिए और समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर किसने बनाया, आदमी ने बनाया। तो जब आदमी नहीं होता तो कंप्यूटर कहाँ से आता। एआई किसने बनाया, ये कहीं से नाज़िल तो नहीं हुई हम पे, ये एक आदमी की तख्लीक है जो उसने बैठ के बनाई कि आज ही मैं इस सिस्टम को और बेहतर कर सकता हूँ, वो एआई है। अब एआई में हर बंदा काम कर रहा है, हर लिहाज से काम कर रहा है और नई नई जिद्दतें ला रहा है उसमें, और आगे जाएंगी। अभी रोबोटिक्स का दौर आने वाला है, आप बहुत टाइम के अंदर देखेंगे कि रोबोट्स ही खाना बना रहे हैं, रोबोट्स ही आपको खाना सर्व कर रहे हैं, रोबोट्स की आपसे पेमेंट लेने। तो आपकी जो आदत थी ह्यूमन इंटरेक्शन की वो चली जाएगी बिल्कुल। और ह्यूमन टच की। और बहुत टाइम ऐसा होगा यानी कि प्रॉबेबली नेक्स्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स में जो बच्चे होंगे उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये काम आदमी करता था कभी। उनको तो लगेगा कि ये काम हमेशा से रोबोट ही करते हैं। ऐसे तो हम उनकी आदत ही ऐसी होगी कि उनको आदत हो जाएगी रोबोट की, कि वो बोलेंगे अगर ये काम खाना रोबोट नहीं बना रहा तो मुझे खाना नहीं चाहिए। ये कौन, फारूक भाई कौन है या सैयद फाद कौन है, कहाँ से आके खाना बना रहा है। बिल्कुल सही। तो ये तो देखें वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रही हैं, जैसे टीवी एक टाइम पे नहीं था। मेरे पेरेंट्स के जब वो बच्चे थे उनके पास टीवी उन्होंने नहीं देखा, लेकिन जाहिर बात है ओवर द पीरियड उन्होंने टीवी देखना शुरू किया, उसकी आदत डाली, उसको समझना शुरू किया कि क्या चीज़ है, क्यों है। इस तरह से बहुत टाइम हो, उससे पहले आपके पास गाड़ी बहुत सालों से नहीं थी, लोगों के पास, लोग पैदल सफ़र करते थे, ऊँटों पे करते थे, घोड़ों पे करते थे। जब गाड़ी आई तो लोगों ने उसमें सफ़र करना शुरू किया, अंदाज़ा हुआ। तो हर टेक्नोलॉजी का जो है एक प्रोज होगा और एक उसका कॉन्स होगा। अब वो प्रोज एंड कॉन्स में आपको देखना पड़ेगा आपको उसको कैसे यूज़ करें। बट डेफिनेटली वो ह्यूमन टच देखें, जो काम एक आदमी कर सकता है, जो खाना मैं समझता हूँ एक आदमी बना सकता है, वो मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा रोबोट या मशीन बना के देगी, वो टेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। तो यही है। अब देखिए वो टेक्नोलॉजी तो है, वो मैं हमेशा समझूंगा कि आदमी की वैल्यू हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी है जो सब चीज़ें बना रहा है। अगर आदमी नहीं है तो एआई भी नहीं है, आदमी नहीं तो गाड़ी नहीं है, आदमी नहीं तो लाइट नहीं है, आदमी नहीं तो माइक नहीं है, आदमी नहीं तो कैमरा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आदमी की इम्पोर्टेंस एक होनी ज़रूरी है। आदमी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैन एंड वुमेन, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इंसान का होना या आदमी का होना। मैं औरत और मर्द दोनों को आदमी के तौर पे वो बात कर रहा हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं। तो इंसान का होना, या मैं इसको इस तरह से कर लूँ, इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, आपको हेल्प करती है, बट वो एक हेल्पिंग होना चाहिए, उस पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी डिपेंडेंसी है कि ये इसको रख लूँ तो ये एडिट कर लेगा, फारूक भाई की ज़रूरत नहीं है, या इसको रख लूँगा तो डायरेक्शन हो जाएगी, सैयद फाल की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता। आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने काम में, उसको इन्हांस कर सकते हैं। फारूक भाई अपने एडिटिंग में कुछ एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके हो सकता है कुछ फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करे। सैयद फाद अपनी एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ डायरेक्शन के कुछ शॉट्स जो है वो समझेगा कि बेहतर है एआई के ऊपर, वो ले सकता है। बट ये नहीं कि मैं पूरी फिल्म एआई पे बना दूँ। लोगों ने बनाई है, अभी बना भी रहे हैं कि जी पूरी फिल्म हमने एआई पे बना दी, पूरी फिल्म हमने एआई से कर ली। अभी इवन मुझे एक साहब थे म्यूज़िक बना रहे, म्यूज़िक वीडियो बना रहे, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें फीचर करना चाहता हूँ वीडियो के लिए। तो हमारी पहले मुश्किल ही हो रही थी, वो पाकिस्तान में थे, मैं दुबई में था। उन्होंने कहा यार शूट कैसे करेंगे, ये मुश्किल होगी। और मैंने कहा देखते हैं कैसे होगा भाई, मैं जब आऊँगा देखेंगे। अब मैं आया हूँ, मैंने बोला मैं कराची में शूट करते हैं इसको। उन्होंने ऐसा करो अपनी पिक्चर भेज दो, मैं ऑलरेडी इसको बना लूँगा अच्छा। वीडियो। तो मैंने अपनी बना भी ली और उन्होंने कहा एक पार्ट बन गया, ये देखो मेरा पार्ट रेडी है। तो मैंने कहा ये तो पूरा एआई है।
तो उसने कहा हाँ यार मैंने कहा देखो वो मुझे भी लग रहा है AI तो ये तो लोगों को भी लगेगा तो वो टच तो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उसने कहा नहीं यार ये मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव था, मैंने घर बैठे बैठे पूरे वीडियो बना लिया, म्यूजिक वीडियो आपको भी डाल दूंगा उसमें, आपका पिक्चर डाल दूंगा, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो लोग उसको इस तरह से भी देख रहे हैं, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं बड़ा बिलीवर हूँ कि एक इंसान की अपनी एक वैल्यू है, उसकी एग्जिस्टेंस है, हम उससे सारा काम जो वो करता है। मैं जैसे अभी फार्मिंग में बहुत सारे काम मशीन्स करते हैं जो लोग पहले करते थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि फार्मर को ओवरटेक कर जाएंगे वो, या फार्मर की जो नॉलेज एक मशीन को देख, एक ज़मीन को देख के या एक मिट्टी को देख के वो एक मशीन के पास आई है, मैं कभी भी नहीं मानता। सही बात। मैं मशीन को ज़रूर उसकी इज्जत देता हूँ, उसकी जगह देता हूँ, एक टेक्नोलॉजी को उसकी जगह देता हूँ, बट मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी मुझसे बेहतर है। राइट, राइट। अच्छा फहद, आप अब तक इतने सालों से आप हैं इस फील्ड में, आप कितने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज से मिले या उनके साथ काम कर रहे हैं? जी आई लॉस्ट ऑलमोस्ट काउंट ऑफ दैट, बट मैं अगर अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ 400 सेलिब्रिटीज़ के ऊपर मैंने काम किया लोगों के साथ इंटरनेशनली, और बहुत अच्छा रहा है वो काम मेरा 400 सेलिब्रिटीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ही होगी, लेकिन आप अगर उसको नट शेल में पूछे तो 400 होंगे इंटरनेशनली, जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, पाकिस्तान, अदर कंट्रीज। राइट, ओके, ओके। अच्छा, आप तो इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप पता नहीं क्या क्या हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके इन 6-7 जो भी आपकी फील्ड्स हैं, आपको सबसे ज़्यादा आप किस में आप ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि हाँ यार मैं डायरेक्शन बहुत अच्छी करता हूँ या मैं इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा हूँ? फारूक जी देखें, मैं ये कहूँगा कि वो फील्ड, जिस वो शोबा जो मुझे लोगों से इंटरेक्ट करवाता है, सामने आने का मौका देता है, मुझे बड़ा पसंद है। अगर आप मुझे बोलेंगे डायरेक्शन और एक्टिंग में से कोई चूज़ करो, मैं एक्टिंग चूज़ करूँगा, क्योंकि एक्टिंग में मैं लोगों को एक्सप्रेशंस अपने दे सकता हूँ, उनको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उनको उनसे बात कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ, जो मैं एज अ डायरेक्टर नहीं कर सकता। सिमिलरली आप बोलेंगे एज अ राइटर अपने आप को प्रेफर करेंगे या एज अ होस्ट, मैं बोलूँगा एज अ होस्ट, क्योंकि मुझे एज अ होस्ट मैं वो ये भी बोल सकता हूँ कि राइटर और होस्ट दोनों बन जाओ तो अच्छा है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे मेरे लिए आसानी है, ना कि मैं वो बोलूँ जो कोई और लिख रहा है। रही बात उसका जहन लिखने के टाइम पे, बनाने के टाइम पे कुछ और है, मैं उसको पिक कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, या वो डिलीवर कर पाऊँ, उसका मैसेज शायद नहीं होगा उससे अच्छा जो लिख रहा है। तो यूजली लोग प्रेफर करते हैं जो लिख रहा है वही बोले तो अच्छा है। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं आपको एक तकरीर लिख के दे दूँ, तो जिसने तकरीर लिखी है खुद वो बोलेगा, और आपने जो लिखी हुई तकरीर पढ़ी है उसमें बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। तो सिमिलरली मुझे वो सारे शोबे जिसमें मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, मुझे वो पसंद है। चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, बस ये ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो। राइट। आप मुझे बोलेंगे इवेंट ऑर्गेनाइज करो या ट्रेनर बन जाओ, मैं बोलूँगा ट्रेनर दो। तो हर चीज़ वो है जहाँ में मुझे सामने आके काम करने का मौका मिला। बट इवेंचुअली जो काम आप पीछे करते हैं उसमें आप ज़्यादा पैसे बनाते हैं, बट मेरे लिए हमेशा से वो है कि जी मैं नहीं सामने रहूँ, मैं लोगों की खिदमत करूँ, लोगों को नज़र आऊँ, लोगों को दिखूँ, लोग मुझे फील कर सकें, लोग मुझे महसूस कर सकें और मेरे काम को समझ सकें। राइट। अच्छा फहद, अक्सर लोग जो है ना मीडिया को अच्छा नहीं समझते। कहते हैं यार इसमें बहुत स्पेशली फीमेल्स या फैमिलीज, वो अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं कि यार पता नहीं क्या है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो शायद हम जैसे लोगों की वैसे कहते हैं नहीं, लेकिन ये बात ये है कि आ, मैं जो लोग मीडिया के बारे में बात करते हैं, मैंने देखा है कि ये मीडिया तो नहीं है, सिर्फ मीडिया में ये सब चीज़ें तो नहीं होती, और बहुत सारे शोबों में मैंने देखी कि मैं बैंक में भी काम करता हूँ ना, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत काम किया है और कर भी रहा हूँ। तो मैंने ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखी हैं, और मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो और ज़्यादा देखी है। मुझे शायद मीडिया में अगर मैं बोलूँ इतना हरासमेंट नहीं हुआ जितना मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हुआ है, मेरे साथ भी और लोगों के साथ भी, क्योंकि वो एक लोगों ने उसको उससे मुंसलिक कर दिया है कि मीडिया है तो ये हरकतें होती है, मीडिया है तो ये सब होता है, मीडिया है तो लड़कियां सेफ नहीं होती। अभी नॉर्मली लड़कियां अपने घर से काम करने जा रही हैं, वो अपनी नॉर्मल ऊबर करीम जो भी आपकी कार सर्विसेज है मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान में ड्राइव वगैरह, उसमें भी सेफ नहीं। कितने केसेस ऐसे आए जिसमें लड़कियों के साथ ज्यादतियाँ हुई है, लड़कियों पे हरासमेंट हुई, नॉर्मल बस में जाते हैं उसमें हरासमेंट होती है। तो क्या आप हर चीज़ को बोलेंगे मीडिया की वजह से? ऐसा नहीं है। मीडिया तो आपका एक प्लेटफॉर्म है, एक आप इंटरटेन करने का, इंफोटेनमेंट का, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जहाँ पर आपको इंटरटेन किया जा रहा है। अब उसको अगेन करने के बहुत सारे मैंने बताया तरीके हैं, एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है। जो लोग उसको गलत उसमें मीडिया को लेके चल रहे हैं, जहाँ पर वो वल्गर चीज़ें दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो फहाशी को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पर वो गैर ज़रूरी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मत देखें, वो आपके लिए नहीं है, और आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं रिस्ट्रिक्ट करने के, सारी एप्लीकेशन ने बच्चों के लिए एक कंट्रोल दिया हुआ है कि आप वो एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कंटेंट ना दिखाए। इवन यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म, ये दुनिया का
सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर तक उन्होंने दिखाया हुआ है कि जी कंटेंट बच्चों के लिए है नहीं, वो पूछता है आपसे जो अपलोड कर रहे हो बच्चों के लिए है नहीं है, ये बच्चों को बच्चे देख सकते नहीं, तो वो भी इतना तक उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को ले गए हैं। और आपके पास और रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जी उन्होंने बाकायदा चैनल बनाया हुआ यूट्यूब किड्स के नाम से, क्या उस पर सिर्फ जो चीज़ आएंगी वो किड्स के तौर पे आएंगी। बिल्कुल। लेकिन उस लोगों ने क्या किया, उसको भी मैनिपुलेट करना शुरू किया, किड्स के मटेरियल में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालना शुरू की जो बच्चों के लिए गलत है। जैसे अक्सर बच्चों को मैंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोलते देखा जो मैं समझता हूँ बड़ा मेरे लिए यूनिक था या सरप्राइजिंग था। अब अगेन देखें आप, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है। अब आप कहाँ तक कंट्रोल करेंगे इसको, कहाँ तक चीज़ों को लेके चलेंगे मीडिया के अंदर, वो आप ही बहुत डिपेंड करता है और देखने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। बट इन बिटवीन, इन अ नटशेल, आप जो बात कर रहे हैं, जो मीडिया को बहुत बार इनसिक्योर कहा जाता है, कहा जाता है कि सेफ़ नहीं है, तो जो लोग ये समझते हैं वो अपनी बेटियों को कहीं और बेच के काम करवा के देख ले, तो उनको अगर ना वैसा रिजल्ट मिले या उससे बदतर ना मिले तो मेरा आप मुझसे दोबारा इस पर बात कर सकते हैं। सही। लेकिन देखें लड़कियों के लिए तो दुनिया वैसे ही ओवरऑल आप देखें, अगर आप लड़कियों को रात को कहीं भेजेंगे तो बड़ा चांस है कि जी वो उन पर अटैक होगा। वो आप ये बोलेंगे वो जॉब करने गई थी कंपनी में या वो जॉब करने गई थी मीडिया में, आप ब्लेम करेंगे मीडिया को ही कि जी वो अगर वो मीडिया में ऐसा था, अगर वो मीडिया है। क्या आप वो कॉर्पोरेट के लिए ब्लेम करेंगे, वो कॉर्पोरेट में रात को 4 बजे लेट आ रही है और उसके साथ कुछ हुआ, आप बोलेंगे नहीं कंपनी ख़राब है? कभी भी नहीं बोलेंगे आप। क्यों? आपने वो मीडिया को एक टारगेट बना लिया कि आपको ये लगता है कि मीडिया ही ऐसी जगह जहाँ ये काम होता है। क्या ये काम यूनिवर्सिटी में नहीं होता? क्या ये काम स्कूलों में नहीं होता? क्या हमारे पास कितने केसेस हैं जिसमें स्कूलों में ऐसी चीज़ें हुई हैं? स्कूल तो बहुत ही छोटी एज का काम है ना, मतलब बच्चे बहुत छोटे, मोहल्लों में कितने केसेस हुए हैं, आपके अपने घर में कितने केसेस हुए हैं कि जहाँ पर आपकी फैमिली में ही लोगों ने अटैक किया बच्चों का। तो आप इस जो लोगों का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। मीडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में चीज़ें आपके बच्चों के लिए अनसेफ है और वो आपको कैसे चलानी है, कहाँ का प्रोटेक्ट करना है, खाना कौन सा खिलाना है, किस रेस्टोरेंट में भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, आपके हलाल हराम के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके क्या बोलते हैं कल्चरली आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद है नहीं पसंद है, अलाउ है नहीं अलाउ है। तो आप वो सब चीज़ों को देख के वो रिस्ट्रिक्शन आपने खुद बनानी है। आप मीडिया को मत ब्लेम करिए या पर्टिकुलर ऑफिस को या कंपनी को कि नहीं जी यही कंपनी में सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती होंगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें मैं बोलूँ कि जी अगर पानी में किसी को शार्क ने खा लिया तो हर पानी में शार्क खाती है अब लोगों को, ऐसा नहीं होगा। हर पानी में शार्क अवेलेबल भी नहीं है। तो ये आपको देखना है कि कौन सी पानी में शार्क है नहीं है, इतनी मालूमात तो आपको होनी चाहिए ना एज अ फादर एज अ मदर कि जी मुझे अपनी बेटी को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में भेजना है। आप भी रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको लगता है उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे केसेस हुए हैं तो डेफिनेटली आपको उस प्रोटेस्ट करना चाहिए और अपनी बच्चियों को वहाँ नहीं भेजना चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या उस जगह पे। फ़र्ज़ करें अभी अगर गुलशन के अंदर कोई हादसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को अवॉइड करेंगे गुलशन ले जाने से, बट आप ये थोड़ी बोलेंगे रोड पे मत जाओ बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में जो थोड़ा सा क्लैरिटी, एजुकेशन अगेन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। मुझे लगता है कि एजुकेशन की ज़रूरत है लोगों को। राइट। अच्छा, आप यूएई बेस्ड हैं, जी तो आप अपनी सर्विसेज ज़ाहिर बात है यूएई में देते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? नहीं, मैंने पाकिस्तान में भी सर्विसेज दी है, मैंने इंडिया वालों को दुबई में सर्विस दी है, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ को दुबई रहते हुए सर्विस दी है और पाकिस्तान में मैंने आके बहुत सारी सर्विसेज दी है। वजह ये है कि ज़्यादा नहीं दी। अगर ये कंपैरिजन है कि ज़्यादा दुबई में दिए पाकिस्तान में कम क्यों दिए, तो डेफिनेटली उसकी वजह ये है कि कॉस्ट पाकिस्तान में जो दुबई में मुझे पेमेंट्स मिलती हैं काम की, जो सहूलियात मिलती हैं वो डेफिनेटली मुझे पाकिस्तान में नहीं मिलती। ये नहीं कि नहीं मिल सकती, बट प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि जितना मैक्सिमम कोशिश करो वहाँ पर टैलेंट को ना दो। तो बहुत अच्छा है कि ये टैलेंट ने हमारे साथ काम कर लिया। अभी रिसेंटली एक बड़ी बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी एग्जांपल देता हूँ। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, मेरी उनसे बहुत टाइम से बात चल रही थी कि हम काम करेंगे। फिर उन्होंने देखा कि पहले उनको लगा कि शायद मैं जो चीज़ें उनको बोल रहा हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करती, उन्होंने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की प्रॉबेबली। पर इत्तेफाक से उनके सर्कल में ही मैं काम करने लगा, मतलब वो ये बिल्डर डेवलपर का सर्कल था। अब मैं उनके लोगों के साथ जब काम करने लगा, उनको देखने लगा, तो उन्होंने खुद कॉल किया, उन्होंने यार तुम तो उस प्लेटफॉर्म के लिए भी काम कर रहे हो, उनके लिए। मैंने कहा जी मैं तो कर रहा हूँ, मैंने आपसे अर्ज़ किया था। उन्होंने कहा नहीं डेफिनेटली अब आप पाकिस्तान आएंगे, हमने काम करना है। मैंने कहा सर वेल एंड गुड, करेंगे। अब मैं पाकिस्तान आके उनको मैसेज करता रहा, सर मैं आ गया हूँ, हम कर रहे हैं काम, हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी मैं उम्रे पे हूँ, आऊँगा बैठूंगा। फिर बाहर का चले जी टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। अब आने के बाद कहते हैं हाँ जी ठीक है, लाइन अप करते हैं, करें जी, शुरू करते हैं, ये करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं आपके साथ ना। मैं अपने स्टाफ को ट्रेन करता हूँ आपके थ्रू, आप स्टाफ को मेरे ट्रेन कीजिएगा, पोस्टर बनाए जी, इनका पिक्चर मंगवाएं, इनका नाम वगैरह सब मंगवाए, चीज़ें मंगवाए। तो मैंने जब लिखा मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जी ऐसा करें, इसकी एक पेमेंट भी है जो आप रखिएगा अपने जहन में। मैं आपको बोल नहीं रहा, मैं अमाउंट कोट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको खुद बोल रहा हूँ ये काम करने के लिए, तो मेरी तरफ से जो भी आपको लगता है अमाउंट आप दे दीजिएगा।
मैं आपको कोट नहीं करूंगा कि मुझे इतना ही चाहिए, क्योंकि आपको मैंने खुद बोला है पर्सनली ना कि काम करना है। तो वो कहते हैं यार पैसे किस बात के, तुम खुद मुझसे काम मांग रहे हो ना। तो मैंने कहा जी मैं आपसे काम मांग रहा हूँ, मतलब उसका मतलब ये थोड़ी मेरे पास काम नहीं है या मैं पास पैसे सही या तो दे रहे हैं। फिजिकली बाहर बैठा हूँ रोड पे और मुझे बिल्कुल एक रोटी का भी मुश्किल हो रही है नाउजुबिल्ला। तो मैंने कहा जी मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, बट ये है कि अगर मैं आपको सर्विसेज दूंगा अपनी वही तो भाईजान मैं उसका पैसे भी मांगूंगा, लेकिन मैंने आपको कोई कोट तो नहीं किया। मैंने कहा आप लिफाफे में बंद करके आपको जो बेहतर लगता है वो अमाउंट आप मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप फ्री में करेंगे, क्योंकि आप तो जारी बात है हमें बोल रहे थे खुद से। तो मैंने कहा सर जो फ्री की चीज़ है वो मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी नॉलेज या इल्म तो आपको फ्री में नहीं दूंगा कि आप कहें मेरे स्टाफ को आके ट्रेन करो पूरा आके बताओ बिहेव मतलब इस तरह से करो, मैं तो नहीं कर सकता सॉरी। तो लोगों का पाकिस्तान में अलमिया ये है, और इसी वजह से कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट ज़ाया होता है, या इसीलिए लोग बार बार बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की कि यहाँ से पाकिस्तान से टैलेंट बाहर जाके डॉक्टर्स इंजीनियर्स क्यों जा रहे हैं। क्यों आप उनको वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते पाकिस्तान में। आप जब तक अपने टैलेंट को इज्जत नहीं देंगे जो आपके पास है, जैसे आतिफ असलम ने एक बात की थी कि यहाँ पर हमारे यहाँ मुल्क में लेजेंड्स मरने के बाद बनते हैं, वो बहुत बहुत मशहूर हुई और वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ आप अक्सर देखें फलाना आर्टिस्ट चला गया कोई वेलफेयर नहीं थी, फलाना आर्टिस्ट चला गया उसको कोई सपोर्ट मिली। जब उस बंदे ने पूरी लाइफ ही आपको एंटरटेन किया है और पूरे टाइम आपको सपोर्ट किया है, तो वो बेचारे ने और क्या बनाया होगा, क्या जायदाद या क्या दौलत, मेजोरिटी तो नहीं बनाई होगी, या उस टाइम पे तो इतने लाखों करोड़ों नहीं जो आजकल मिलते हैं। चले आप ड्रामे कर रहे हैं लेकिन वो भी एक लिमिटेड है, आप भी उसमें ग्रुपिंग रह के काम कर रहे हैं, आपने अपनी एक ग्रुप बना लिया है कि मेरे ड्रामे में आएगा तो यही एक्टर आएगा यही मॉडल आएगा और कोई नहीं आएगा। तो आप अभी ग्रुपिंग के थ्रू काम करें, उसमें वही लोगों को पैसा मिलना है। बाकी जो आवाम इंडस्ट्री में काम कर रही है ये करना चाहती है उनका क्या। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग यहाँ पर इज्जत ही नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, हम लोग लोगों को वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते। जब हम वही दे ही नहीं रहे तो हमारे यहाँ तो सारी बात है आप समझे टैलेंट तो वेस्ट होना ही है। बिल्कुल। तो और आप यहाँ पर कोई काम करना नहीं चाहेगा, वो तो आप समझे मैं आके यहाँ काम कर रहा हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ कि चलो ठीक है मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ विजिट कर रहा हूँ, एक की वजह 4 एक्टिविटीज़ 5 एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, चलो करो और चले जाओ। लेकिन मेरा सोर्स ऑफ इनकम तो हमेशा दुबई रहेगा या इंटरनेशनल रहेगा, सही। कि मुझे पता है जो इज्जत मुझे वहाँ मिलती है या जो काम को मुझे रिटर्न वहाँ मिलता है यहाँ नहीं मिलता। राइट राइट। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान में काम करना और बाहर काम करना। और आपसे अच्छा इसका एडवोकेट कौन होगा, आपने खुद काम किया माशाल्लाह, और आपने खुद चैनल्स के लिए काम किया, मीडिया के लिए आपने कितना काम किया, बाहर दुबई में आप भी रहे हैं आपने खुद देखा है। तो आप इसको खुद जज कर सकते हैं कि क्या वैल्यू है। हालांकि मैं जब आपका काम माशाल्लाह देखता हूँ मैं समझता हूँ मतलब बेहतरीन आप एडिटर हैं माशाल्लाह, अच्छे सिंगर भी हैं माशाल्लाह, होस्ट भी है, आपके जो मैंने मिली नगमे सुने हैं वो बेहतरीन है। थैंक यू। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि जी आप बहुत अंडररेटेड है, आप बहुत मतलब आपको अंडर वैल्यू किया गया है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दी गई जो होनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे लोग मैं मिलता हूँ रोज़ के, मुझे अफसोस होता है, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे वो मिला जो मुझे मिलना चाहिए। तो वो स्ट्रगल मेरी भी चल रही है, आप भी माशाल्लाह लगे हुए हैं दिन ब दिन काम कर रहे हैं, जहाँ मौका मिला कर रहे हैं, जो काम मिला आप कर रहे हैं बगैर कोई शिकायत के बगैर कुछ से, कि ये सोच के कि चलो यार शायद कल मेरा दिन हो शायद परसों मेरा दिन हो, बट वो कब आएगा कैसे आएगा वो तो हमें नहीं पता, वो तो अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। बट हमारे यहाँ लोगों ने पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान के बाद मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती की है सबके साथ। मैं अपनी बात तो नहीं करूँगा ओवरऑल, लेकिन मैं कहूँगा ओवरऑल सबके साथ ज़्यादती हुई है। हमारे जो लेजेंड्स हैं वो ज़ाया हो रहे हैं और हो जाएंगे। आबदा परवीन जी जो हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा है, उनकी सेहत बहुत ख़राब है, उनका दिल का अर्ज़ा है उनको, लेकिन बेचारी वो अभी भी लगी हुई खिदमत कर रही हैं। बहुत बेहतरीन खातून है, मैं समझता हूँ उन जैसा खातून या उन जैसा इंसान आपको दुनिया में मिलना ही मुश्किल है। सही। वो अपने आप में एक सूफ़ी कैरेक्टर है। बिल्कुल है। जो लोगों को इज़्ज़त देती हैं, जो लोगों को मकाम देती हैं, वो एक आम आदमी भी नहीं दे सकता। सही। और उनसे मिलने का मकसद ये है कि जिस तरह से अगर आप वो मकाम आपको उनसे मिल रहा है, वो इज़्ज़त आपको उनसे मिल रही है, तो आपको और बड़ी लगती है कि जी इतना बड़ा आदमी मुझे ऐसे मिल रहा है। यानी कि अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो मैंने अगर आबदा जी को किसी से मिलवाया, मैंने कहा आबदा जी ये मेरे दोस्त है, इनका नाम ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं असलम भाई से मिलिए, तो उन्हें असलम भाई को जी साईं अस्सलाम वालेकुम साईं क्या हाल है साईं, झुक झुक के बात की, अदब से बात की। तो मैं उनको देख रहा हूँ, मैंने कहा आबदा जी इतनी इज्जत से तो मैंने ही अपने दोस्त से कभी हाथ नहीं की। लेकिन मतलब बात ये है कि वो जिस तरह से मकाम देती है, तो मैं कहता हूँ वो भी आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे। आज आपको उनको ऐसा मकाम देना चाहिए कि आप उनको शोज़ में बुलाएं, आप उनको वैल्यू दें। अभी पाकिस्तान आइडल हुआ, उनका नाम शायद मैंने हिसाब से मैंने कहीं नहीं देखा,
एटलीस्ट आप कोई एपिसोड उनको डेडिकेट कर सकते थे, या आप उनको बुला के कह सकते थे कि जी आबदा जी, हाँ हो सकता है, मैंने शायद पाकिस्तान आइडल पूरा नहीं देखो, बट मैं पाकिस्तान आइडल को बेस बना के बात कर रहा हूँ कि इस तरह के जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम क्यों नहीं अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देते हैं, क्यों नहीं उनको वो मकाम देते हैं। हमारे यहाँ बराबर की आपकी एग्जाम्पल है मुल्क की, जो आपको रोज शोज पे शोज दे रहा है, हर शो किसी ना किसी को ट्रिब्यूट है, हर शो किसी ना किसी को वैल्यू कर रहा है। बिल्कुल इवन वो उनकी जो मूवी आ रही है उसके ऊपर, वो मूवी के ऊपर उन्हीं एक्टर के गाने पे गाने चला रहे हैं। आप हमारे यहाँ इतने आतिफ असलम साहब हैं, स्ट्रिंग्स है, शफकत अमानत अली हैं, आबदा परवीन है, जावेद बशीर है, राहत, ये तो लेजेंड्स हैं। दुनिया इनकी क्या रिस्पेक्ट करती है। मैंने देखा आबदा परवीन जी से तो लोग उनके पाँव में बैठे हुए थे, उनको और गैर मुल्की और गैर इस्लामी लोग जिनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो उनके पाँव में बैठे हैं। वो बच्चों पे बोल रहे हैं, पढ़ के फूके, आप हाथ रख दें, आप उस पर बस ब्लेसिंग करते हैं, आप हमारे लिए समझें बस सूफी लेजेंड है। आपने अगर पढ़ दिया, आपने वह हाथ रख दिया, मेरी बच्ची की लाइफ चेंज हो जाएगी। राइट। और हमारे यहाँ कि वो वैल्यू ही हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे आर्टिस्ट जा रहा होता है, सेलिब्रिटी आ रही थी, हम बोलते हैं हाँ यार देखा है इसको मैंने। अभी मैंने रिसेंटली मीडिया समिट किया एल्मा के अंदर, इतने बड़े बड़े लोग उन्होंने बुलाए, उसमें आप समझे साजिद हसन साहब थे, शीमा किरमानी जी थी, हमारे बड़े जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास साहब थे, हाफिज़ तारिक महमूद साहब थे, असलम खान साहब थे, समा टीवी के ब्यूरो चीफ, और इस तरह की बहुत लोग थे वहाँ पे। लेकिन मैंने देखा स्टूडेंट्स ना उनसे सवाल पूछ रहे हैं, ना बच्चे उनसे बात करने में इंटरेस्टेड है। हमारे टाइम पे अगर हमें ऐसा कोई सेलिब्रिटी या बंदा मिल जाए, मैं तो उसको, मैंने आज भी उस टाइम पर भी सबको मिला, सबसे बात की, जिन जिन के साथ पिक्चर्स हो सकती थी वो ली, कांटेक्ट शेयर किया, बात की कि सर कनेक्ट करूंगा, सर काम करूंगा आपके साथ, हमने कनेक्ट करना है। तो मुझे अफसोस होता है कि लोग वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते। वो यूनिवर्सिटी में आए, बोल रहे हाँ यार मैंने इसको देखा टीवी पे, हाँ यार ये आया हुआ था, सही हाँ यार देखा देखा लग रहा है, सही। हाँ यार ये वो है ना, वो उस ड्रामे में आया था ना, हाँ यार ये वो, मतलब इस तरह से बात कर लें। और आप उसको वो रिस्पेक्ट है, आपको तो उसको जाने ही देना चाहिए उस जगह से कि आपको इतना बड़ा आर्टिस्ट फ्री में एक जगह पे मिल गया, भाई बैठा हुआ पकड़ो, जो सीख सकते हो सीख लो। और आप तो ज़्यादातर मीडिया के स्टूडेंट्स हो उसमें, और आप मीडिया के नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है मीडिया के बंदे से आप मीडिया के बारे में सीखो, आप उनसे बहुत सारी काम के बारे में भी सीख सकते हो ना। बिजनेस का भी तो एक्सपीरियंस है, उसका काम करने का तजुर्बा है, लाइफ का तजुर्बा है, उससे क्यों नहीं सीख रहे? तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है हमारे यहाँ। मतलब मैं खुद भी एक टाइम पे, मैं भी उसी कल्चर का पार्ट हूँ। मैं भी एक टाइम पे वो शायद नहीं फील करता था सेलिब्रिटी के बारे में, क्योंकि मैं ड्रामा में जब काम करता था मैं कहता ये तो मेरा को एक्टर है, भाई इसके साथ मैं क्या पिक्चर लूँ, भाई क्या मैं बात करूँ उससे, यार ये तो साथ ही तो काम कर रहा है, अपना कुलीग ही है। बिल्कुल। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ हर बंदा जरूरी मेरा कुलीग हो, उसका लेवल मेरे जैसा हो, वो मुझसे बड़ा भी हो सकता है। ये चीज़ें मुझे टाइम लगा समझने, लेकिन मुझे आ गया और बहुत जल्दी आ गया, तो मैंने उनको वो रिस्पेक्ट देना शुरू की। और ये आपको हर मकाम, और कैमरा मैन है, ज़रूरी नहीं कैमरा मैन 25-30 साल से काम कर रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, वो तो अपने काम में लेजेंड है भाई। बिल्कुल जरूर एक लाइट मैन है आपका, एक टेक्नीशियन है आपका, साउंड वाला है आपका, उसके बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता। बट आपने उनको कभी वो वैल्यू नहीं, आपने बोला आए हैं चाचा अंकल जो है 30 साल से काम कर रहे हैं, वो हमारे चैनल में 35 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा सर, 35 साल वाले काम करने की ये वैल्यू है? हाँ तो तो यहाँ आप पे भी तो दीवारों पे चढ़ रहा है, आज भी वो डंडों पे खड़ा हुआ है, सेट बना रहा है, सेट कर रहा है, उसके बीच तो 50 लोग की फोर्स होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सर आपका 35 साल का एक्सपीरियंस है, आप बैठे और आप सिर्फ देखें बच्चे क्या कर रहे हैं, और कुछ गलती कर रहे हैं तो वहाँ आपकी टेक्निकल चीज़ आने वाली है। बेटा वो पाइप को ना थोड़ा सा उधर कनेक्ट कर दो, इस वायर को ना थोड़ा सा हटा दो, साउंड थोड़ा सही नहीं आएगा, इसको ऐसा करो। वो आप उनको वैसे यूज़ करें ना। आप उनको बोलो चाचा अंकल जाओ फलाना भाई इस्लाम भाई वहाँ खड़े हो जाओ, वो लाइट पकड़ो और बूम पकड़ो, तो ये तो हमारा हाल है मुल्क का। वही मुझे मौका मिला था एक मरतबा, जब दुबई में था तो एक इंडियन कोई सीरीज थी, कोई सीरियल था कुछ था, तो उसमें वैसे एक छोटा सा एक्ट करने का मौका मिला था। बट वो मैं तो सीरियसली परेशान हो गया देख के, मतलब इतनी डिटेल में वो सिर्फ एक ड्रामा सीरियल थी वो जो बन रही थी। जी तो आई वॉज सरप्राइज कि यार क्या काम है, ऐसा ही बहुत ही ज़बरदस्त। और एक एक जो वहाँ पे कैरेक्टर था और जो ये टेक्निकल क्रू था क्रू था, वाह मतलब क्या बस। सही है फारूक भाई। मैं अगर छोटी एग्जांपल दूँ खाने की, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर सेट पे शूटिंग हो रही है तो लोग खाना तक बचाएंगे कि यार बचा लो, एक प्लेट बचा लो, उसको मत देना। आप यकीन करें जब हम शूट कर रहे थे, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, बात वाला तो यही, लेकिन एक ओवरऑल बात करना चाहता हूँ कि जो मेन एक्टर्स थे उनके लिए बर्गर पिज़्ज़ा आ रहे थे, और जो बाहर हम बैठे थे जूनियर आर्टिस्ट, भाई क्या देना है उनको यार, वो एक एक समोसा दे देना, एक एक चाय दे देना, एक एक वो रोल पकड़ा देना। हमने बोला अच्छा सर, अंदर तो माशाल्लाह बिरयानी कौरमे टिक्के चल रहे हैं, तो वो तरह बाकी लोगों के लिए नहीं है।
तो मुझे अक्सर कोशिश मैं करता हूँ कि वॉइस बनूँ लोगों की, तो मैंने लोगों के बेहाव पे वो बात की, लेकिन वो बात भुराई गई हो गई। लेकिन दूसरे मुल्कों में क्या है कि नहीं जी, खाना सब खा रहे तो सब खाएंगे, एक ही खाना है। अगर वो वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन का खाना अलग आएगा, उसकी रिस्पेक्ट है। इसी तरह नॉन वेज है, नॉन वेज का खाना अलग आएगा, उनके बर्तन अलग होंगे, उनकी चीज़ें अलग होंगी, उनको वो टाइम दिया जाएगा। और जो सीनियर जो काम करने वाले हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और बड़े रिस्पेक्ट से बात करता है, और हर बंदा उनसे रिस्पेक्ट से बात करता है कि सर प्लीज़ ये काम कर दें भाईजान सर। हमारे यहाँ तो टेक्नीशियंस की तो कोई वैल्यू नहीं है। टेक्नीशियन तो हमें लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते बिल्कुल ऐसा। हमारे प्रोसेस में। आप बात कर ले कैमरामैन की, आप बात कर ले बूम वाले की, आप बात कर ले लाइटमैन की, आप बात कर ले एडिटर की, आप बात कर ले ग्राफिक्स की, आप बात कर ले साउंड की, आप बात कर ले इंजीनियर्स की, आप बात कर ले किसी की, वो तो ड्रामे में कहीं नजर ही नहीं आते, उनका नाम नहीं आता, बिल्कुल। वैल्यू नहीं है। और बहुत बड़ा रोल होता है इन सब जी। का, मतलब आपने फराह खान की वो मूवी देखी है जो शाहरुख खान साहब के साथ थी, जिसमें इन्होंने सारे टेक्नीशियंस को गाने में बुला के हाँ जी, हाँ वो जी। प्रमोट किया, हाँ बिल्कुल। बाकायदा उनके नाम के साथ के जी ये के कैमरा मैन है, और उनके स्टाइल चेंज के कि वो एक आम वो ना लगे, वो भी एक एक्टर की तरह रेड कारपेट पे बिल्कुल। के हाथ हिलाते हुए आए, तो उन्होंने वैल्यू दी। और ये ज़रूरी है कि जब आप अपने इन लोगों को वैल्यू देंगे तो उनको भी तो फील होगा वो भी इस इंडस्ट्री के पार्ट है। आज आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं फारूक भाई, चले आप तो इंडस्ट्री के हैं, लेकिन आपको मैं एज अ कॉमन मैन सवाल पूछ लूं कि फारूक भाई हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डीओपी कौन है, पता ही नहीं होगा। फिर क्या बता। वही कह रहा हूँ मैं आपसे, पूछूं फारूक भाई हमारे पाकिस्तान में सबसे टॉप 3 एडिटर्स का नाम बताया, मैं आपसे कहूँ जी टॉप 3 साउंड वाले का नाम बताया, पता ही नहीं होगा। नहीं पता। एज अ कॉमन मैन नहीं पता होगा, एज अ इंडस्ट्री में रहते हुए भी आप स्ट्रगल करेंगे बहुत सारी जगहों पे कि यार शायद मुझे नहीं पता। बिल्कुल। तो ये तो हमारा मकाम है लेजेंड्स पे जो काम करे, तो क्या वो खिदमत करने है सरकारी, या क्या बोलते हैं चैरिटी करना है, तो या तो चले जाएंगे, पर उनकी क्या वैल्यू है। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या पूरी ज़िंदगी सिर्फ ये क्या कैमरा सेट करने के लिए लगाई आपकी, कि कैमरे में फोकस कैसे होगा, कि कैमरे में आपको शॉट कैसे लेना है, लाइट क्या करनी है आपको, वो क्या उसी लिए है। उनको तो आप वो वैल्यू देना, उनके लिए तो बाकायदा इंस्टीट्यूट होने चाहिए, चैरिटीज़ होनी चाहिए, एसोसिएशन होनी चाहिए, जहाँ उनको बुला बुला के उनके लेक्चर्स होने चाहिए कि सर आपने 35 साल कैमरा मैन काम किया है, एज अ डीओपी काम किया, थोड़ा हमें तो नॉलेज दें, हमें तो अपना इल्म बांटें कि जी अगर अगर नेचुरल लाइट कम हो तो हम क्या एक कैमरे से बगैर कोई लाइट्स के कैसे शूट कर सकते हैं, हम अपर्चर को कैसे आगे पीछे कर सकते हैं, और क्या हम उसके साथ कैसे खेल सकते हैं, क्या करना है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। एक दिन की वर्कशॉप तो करें हमारे साथ, भाई नहीं कोई। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं जब शुरू में आया अभी तो मेरा वहाँ जाना हुआ कराची प्रेस क्लब। जी तो मेरे ध्यान में था कि ठीक है, मैं मीडिया में मैंने इतने साल काम किया है, तो मैं वहाँ जाके और रजिस्टर करवा लूँ जी अपने आप को, देखूँ क्या होता है। खैर मैं वहाँ गया हूँ तो उन्होंने मुझे जो है वो कहा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, जी या आपकी जो है वो कंपनी जो है या जो भी है आप मतलब कितने पानी में है या क्या, आई डोंट नो। तो हो सकता हूँ जी मेरा वो मुझे बड़ी एक अजीब सी बात लगी कि यार मतलब ये क्या बात है, मतलब मैं इतने जी कई सालों से मैं मीडिया में। कॉन्फिडेंस से कहूँगे कि नहीं जी चलो मैं इतनी बेसिक रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता हूँ कि मैं जाऊँ हाँ तो लोग नहीं नहीं, मुझे- रिस्पेक्ट भी छोड़ो, रिस्पेक्ट भी छोड़ो, मैं गया था कि भाई एक वहाँ पे मैं वो कर लूँ, रजिस्टर हो जाऊँ मैं वही कह रहा हूँ मैं। बेसिक रिस्पेक्ट तो कि आज ही बंदा आया है, मैं इसको हाँ पूछूं आज ही सर आप आए, आपका तो एक्सपीरियंस है, चले मैं आपको रजिस्टर करता हूँ, ये तो हमारे है ही नहीं ना। वही ना। मैं कह रहा हूँ जब बेसिक आपकी जो बेसिक रिस्पेक्ट का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट मतलब डायरेक्टली वो नहीं कि एहतराम, और ये मैं रिस्पेक्ट मतलब कि ओवरऑल अंडरस्टैंड करना कि इसका इतना एक्सपीरियंस है और ये किस लिए आया, मुझे इसको एंटरटेन करना चाहिए, और ये 30 साल काम करके आया, 50 साल काम कर, इसको तो मुझे फर्स्ट टाइम मेंबरशिप देनी है, अंदर बिठाना है वीआईपी रूम में, इसको मुझे इज्जत देनी है, इसका इंटरव्यू करना है, पॉडकास्ट करनी है, और इसका फॉरन न्यूज़ डालने के जी इतना बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा हमारे पास आया और खुद चल कर आया कराची प्रेस, तो मैं इसके बारे में एक अखबार में न्यूज़ तो डालूं बिल्कुल। जी इतना बड़ा बंदा हमारे प्रेस का पार्ट बन रहा है। हाँ लेकिन हमारे यहाँ मैंने आप सर्च किया ना फारूक भाई, सबसे बड़ा मसला सारा ये है, अब जो गेम चल रहा है इस वक्त एज वी स्पीक, सिर्फ पैसे का गेम है। हाँ, बिल्कुल। कि आपको मैं चैनल के अंदर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, अभी रिसेंटली एक एनजीओ से मेरी बात चल रही थी, वो एनजीओ भी नहीं है, वो बेसिकली अपनी प्रमोशन के लिए, सेल्फ प्रमोशन के लिए, उन्होंने पाकिस्तान में भी लोगों ने ये भी बहुत किया ना कि जी अगर हमने आपको प्रमोट करना है और ज़्यादा हमारा टैलेंट नहीं है तो एनजीओ बना लो, एनजीओ के नाम पे पैसा भी आता रहेगा, खर्चे भी चलते रहेंगे, और हम इवेंट्स में भी जाते रहेंगे, फलाने इवेंट में भी चले जाएंगे, उस इवेंट में चले जाएंगे, और एनजीओ को लोग देख के थोड़ा सा बिहेव भी करेंगे, तरीके से रिस्पेक्ट भी देंगे कि भाई जो एनजीओ है यार इसको क्यों चीख रहे हो, उसको क्यों निकाल लो, बुला लो बिठा लो ये हो। अब उन्होंने उनसे मेरी बात चल रही थी, अब वो हर इवेंट में कराची में हर इवेंट में वैसा चीफ गेस्ट वगैरह बन के जाते हैं भाई साहब,
तो मैंने कहा यार, मैं उनसे मेरी बात चली थी बहुत टाइम से, मैंने कहा मैं आया हूँ, हम कोलैबोरेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने कहा सब छोड़े, मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू होने वाली है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के इतने पैसे देता हूँ चैनल को, मैं ख़रीद लेता हूँ टाइम, उनकी टाइमलाइन, जो भी उसे टाइम स्लॉट में ख़रीद लेता हूँ। अब आपको मैं उस टाइम स्लॉट पे रोज़ाना बिठा दूंगा एज अ पैनलिस्ट, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। और तो मैंने कहा ये तो पहली बात, मुझे पूरे महीने पैनलिस्ट बन के बैठने का शौक़ नहीं। दूसरी बात ये कि मैं हाजिर व खिदमत हूँ, रमज़ान का कोई प्रोग्राम हो रहा है, आपको मेरी ज़रूरत है, एज अ पैनलिस्ट मैं हाजिर हूँ, लेकिन भाईजान मैं आपको पे किस बात का करूँ? कह रहे नहीं, मैं वो टाइम स्लॉट खरीद रहा हूँ, तो तुम्हारे को बिठाएंगे तो तुम्हारी प्रमोशन है। मैंने कहा भाईजान मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन आपसे ऐसी वाली, यहाँ पर मैं आपको पैसे देके, मैंने कहा मैं फिर खुद टाइम स्लॉट खरीद के चैनल पे जो चाहे कर सकता हूँ। और क्या, बिल्कुल। अगर मैंने आपको ही पैसे देके टाइम स्लॉट लेनी है, तो मैं वो टाइम स्लॉट लेके अपनी मर्जी का कुछ करूँ ना, मैं आपकी रमज़ान ट्रांसलेट में क्यों आके बैठूँ? बिल्कुल। तो मैंने उनको मना कर दिया। बट इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं। अभी जैसे मुझे रिसेंटली बुलाया अखबार वालों ने, बोला कि भाईजान आप में हमारे ऑफिस आ जाए, हम आपका इंटरव्यू करेंगे। तो मैंने कहा भाईजान आप लोग को इंटरव्यू करना है तो आप आ जाए मेरे पास, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ आके इंटरव्यू कर लें, वरना फ़ोन पे इंटरव्यू ले लिया मुझसे अगर आपने लेना है, क्योंकि वो सिर्फ अखबार में लिखना ही था। तो मैंने कहा टेलीफोन पर आप ले सकते हो, उसके लिए आप मुझे स्टूडियो आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को मैंने देखा है कि एक तो लेजीनेस ऑन द टॉप है, कि जी सुस्ती, काम नहीं करना और कोशिश करनी कि यहीं बैठे बैठे काम हो जाए, मिलना भी ना पड़े, ये सबसे अव्वल है हमारे यहाँ ना। दूसरा ये है कि हमें पैसे देने की बजाय पैसे मिल जाएं उल्टा। जी। पैसे क्यों दें? भाई, या भाई आप मेरे पास आए हो ना नौकरी मांगने, तो बिल्कुल। आप पैसे दोगे ना मुझे। और क्या। तो मैं कह रहा हूँ फारूक भाई, मैं आपको क्यों पैसे दूँ? फारूक भाई कह रहे भाई आप जॉब मेरे पास लेना है ना, आप टीवी को मैं आपको जॉब दूंगा, प्लेटफॉर्म दूंगा, ये दूंगा, तो पैसे दो तो पड़ेंगे आपको। तो मतलब ये तुम्हारे ये सब है। हाँ, यहाँ तो अलमिया हमारा ये है ना, यहाँ पर अब वो कॉन्सेप्ट चला गया कि ये लेजेंड है, ये सुपरस्टार है हमारे मुल्क का, यहाँ पर जो चल रहा है उसको यूज़ कर सो, मैक्सिमम जितना यूज़ करो, यूज़ करते रहो करते रहो करते रहो, फिर उसको फेंक दो उठा के। टिकटॉक पे भी कोई मशहूर हो जाए, आप देखिएगा टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे कोई मशहूर होता है, अगले दिन वो चैनल की जीनत बना होता है, चैनल का सबसे पहला गेस्ट वो होता है। और जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं आज तक वो आपके चैनल पे नहीं है। क्यों? हमें टीआरपी चाहिए। अभी टीआरपी का गेम है, टीआरपी की लड़ाइयाँ चल रही हैं, और बस उसी में 4-5 होस्ट जो हैं हमारे वो लगे हुए हैं आपस में ही, हम 4-5 जर्नलिस्ट जो हैं वो उसमें लगे हुए हैं, बस वो गेम उनके गिर्द घूम रहा है। वही ना, मतलब पुराने आप ड्रामे उठा के देख लीजिए, पुराने इवन मॉर्निंग शोज़ आप उठा के देख लीजिए, उन मॉर्निंग शोज़ में, या क्योंकि मैं तो खुद था एक नादिया खान का जो उसमें, तो उसमें बहुत एक्टिविटीज़ होती थी और बहुत लिमिट में जी रह के होती थी चीज़ें। मगर अब तो मैं आपको यकीन मतलब करें आप कि मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी मर्तबा टीवी खोल के कोई मॉर्निंग शो या ड्रामा भी देखा हो। ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही है। तो वो कभी आ जाए स्क्रॉल करते हुए तो देख लिया, और वो भी पूरा नहीं, क्योंकि हजम ही नहीं हो रहा है। खुद देखा ना, मैं हालांकि खुद मॉर्निंग शोज में जाता हूँ, कि मैं अब तक मैंने किसी और के मॉर्निंग शोज को बैठ के नहीं देखा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो कंटेंट दिया जा रहा है लोगों के थ्रू, वही। और जो कंट्रोल दिया जा रहा है, और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, और क्या उसके अराउंड पॉलिटिक्स हो रही है, और क्या पैसे का गेम हो रहा है, जी। ये बहुत अजीब सी चीज़ बन गई। हालांकि एक टाइम था कि आप बोलते थे कि जी आ, आ, ये बंदा जो है प्रोग्राम कर रहा है, तो लोग बड़ी इसको वैल्यू करते थे कि यार इसका प्रोग्राम तो सुनना है। लोग बाकायदा ऑफिस से जल्दी से घर आते थे कि यार इसका प्रोग्राम सुनना है हमें। आज मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम आने वाला है 9 बजे, हमें ये देखना है। अनवर मकसूद, मोइन अख्तर साहब आ रहे हैं एक साथ, हमें ये प्रोग्राम देखना है। आज उमर शरीफ का वो शो आने वाला है इधर, इतने बजे हमने देखना है। या तारिक अजीज़ का नीलामगर इतने बजे आना है, तो वो देखना ही देखना है, वो तो मस्त है। इस तरह आमिर लियाकत का कोई शो आना है तो वो देख, इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ है और थी। लेकिन ओवर द पीरियड अब क्या होने लगा है, अभी प्योर का कमर्शियलिज्म है, पैसे कितने मिल रहे हैं, जो ज़्यादा वल्गर काम कर रहा है, या जो ज़्यादा फहाशी फैला रहा है, या जो ज़्यादा क्या बोलते हैं नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, वो हमारे यहाँ ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। जो लेजेंड्स बैठे हुए हैं वो आज भी शर्म में बैठे हुए हैं अपनी, वो बोल नहीं सकते कि भाई मैं भी तो बैठा हूँ 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से, मुझे बुलाओ, मुझे भी तो शो कराओ, मुझे तुमने आज तक तो नहीं बुलाया। राइट। आज तक हमने कितने मॉर्निंग शोज में काजी वाजिद साहब को देखा होगा, या कवि साहब को देखा होगा, या हमारे पाकिस्तान के और लेजेंड मुस्तफ़ा कुरैशी को देखा होगा, या कोई भी। बट आपने बाकी टिकटॉकर्स, वो बोल पे एक प्रोग्राम आता था माशाल्लाह, वो था ही टिकटॉकर्स का। अच्छा। पूरे दिन उसमें टिकटॉकर वो आते रहते थे। फैसल कुरैशी साहब ने वो प्रोग्राम किया था, बाद में साहिर लोधी ने किया था वो। अच्छा। तो इस तरह के
पूरे महीने आप उनको कवरेज दे रहे हैं, क्या उनके वो टिकटॉक को वीडियो बनाते हैं, क्या वीडियो बनाई कुछ नहीं पता, क्या इन्फॉर्मेशन दी, क्या एजुकेट किया, क्या मैसेज पास किया, उससे पाकिस्तान की क्या ग्रोथ हुई, पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया, जीरो है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या किया, कुछ नहीं क्या किया, बट टिकटॉक पे 2 डांस की वीडियो बनाई, 2 गानों की वीडियो बनाई, कहीं पे जाके अपने कपड़ों के साथ आगे पीछे कुछ किया, बस वीडियो मतलब टिकटॉकर है। तो ये तो हमारे मुल्क का हाल है, ये क्राइटेरिया हमने सेट कर लिया। आपके फॉलोअर्स कितने हैं, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सवाल, आप कहीं जाते हैं काम मांगने, भाई आपके फॉलोअर्स कितने हैं, कि आपने मेरे फॉलोअर्स को काम मतलब दिखाना है, क्या करना है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, मैं आपके साथ काम करने आ रहा हूँ ना, आप जो काम करें आपको अपने फॉलोअर्स की बेस पे काम करना है ना, तो आप उसकी बेस पे काम करो। ये थोड़ी कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं तो आप मेरे साथ काम कर रहे हो। आप मेरे साथ काम इसलिए करो कि मुझे वो काम आता है, मैं वो टैलेंटेड हूँ, वो काम मैं कर सकता हूँ, तो आप मुझे साथ इसलिए आ रहे हो। अगर आप मेरे साथ इसलिए आ रहे हो कि आपने वो 1 लाख 2 लाख 50 लाख फॉलोअर्स आए, तो आप दुनिया के बारे में बहुत सारे लोगों को बुला के घुसा दो अपनी फिल्म में, करवा लो काम उनसे। क्या आप उनको अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप उनको पे कर सकते हो? आप कभी भी नहीं कर सकते। आपकी फिल्म भी आ रही है, फिल्म जी। का भी कुछ आप क्या उसकी क्या डिटेल? फिल्म की ये है कि अभी वही स्ट्रगल चल रही है। मैंने लिखी भी 2 फिल्में हैं, मैं उसके लिए प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ प्रोडक्शन हाउस से कोलैबोरेशन हो मूवी के लिए, क्योंकि इवेंचुअली मूवी के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, स्पेशली प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें चाहिए। अब उसकी एक कॉस्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ 2 कंपनीज बल्कि एज अ पार्टनर काम कर लें, तो मैं जो है वो थोड़ा प्री प्रोडक्शन का काम मैं हैंडल कर लूँ और थोड़ा प्रोडक्शन का काम मैं हैंडल कर लूँ, बाकी का काम उनके थ्रू प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन हो जाए। तो अब यही चल रही स्ट्रगल। अब वही आप देखें ना कि कोई, हालांकि वो बहुत अच्छे टॉपिक पे लिखी हुई है, बहुत अच्छा आइडिया है, उसका मैसेज भी बहुत अच्छा है, बट अगेन जिसके पास जो आप बोले यार मैंने मूवी लिखी है, बोलता है 5 तो मेरी पड़ी हुई है। सही। मैं को फारूक भाई सलामकुम जी, 2 मूवी मैंने लिखी है, अभी करनी है आपके साथ। फारूक बोले यार मेरी 5 मूवी अप्रूव नहीं हुई यार, मेरे 5 पड़ी है, मैं क्या करूँ यार, वो सलमान आया था उसकी 6 पड़ी हुई हैं, फलाने की 3 पड़ी हुई हैं, हमारे पास फलाने की 2 पड़ी। तो मैं बोलता हूँ भाईजान माफ़ करें, गलती होगी, सॉरी, मैं आपके पास नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसके अलावा भी फहद, समटाइम ऐसा होता है कि आप अगर कहीं काम लेने के लिए जाते हैं ना, तो पहला सवाल ये होता है या पहली बात ये होती है कि आप अपना काम भेजिए। उनका वो कंपनी इतनी सी ही हो या चले इतनी सी भी हो, मगर वो जब हम काम मांगने जाते हैं या उनसे बोलते हैं, तो वो कहते हैं हम अपनी प्रोफाइल भेजें। ठीक है, प्रोफाइल भेज दिए। अब हमारा उस वक्त जो मेरा जो दिल खराब होता है, मैं कहता है यार इतने साल से मेहनत करके, और अच्छा समटाइम ये भी होता है कि आप काम करके दिखा दें। सही है ना, कि जैसे हमें किसी परफ्यूम की शूट करनी है, कोई कंपनी है, तो वो कहते हैं आप पहले ये जो है ना, ये एक जरा फ्री में करके दिखा दें, फिर हम देखते हैं। सही है। तो यार अब हमारी ये तो वो नहीं है टाइम, अब कि हम इतने साल मेहनत करने के, सही है। तो ये चीज़ बहुत ही अजीब ही लगती डिसहार्टनिंग है बिल्कुल है। वही ना। फारूक भाई, और बड़ी अलमी की बात है। इससे 2 किस्से तो फौरन मेरे जहन में आ गए कि अगेन हर चीज़ का लिंक पाकिस्तान से पता नहीं क्यों है, पाकिस्तानियों से क्यों है। एक पाकिस्तानी चैनल था, उन्होंने बुलाया मुझे ना एक शो के लिए दुबई के अंदर ही। उन्होंने कहा एक शो हमने करना है, आपके साथ आप आ जाए। तो मैंने कहा यार मेरे आने की क्या ज़रूरत है, मेरी ये प्रोफाइल है, ये मेरा काम है, मैंने भेज दिया। मैंने कहा आप मेरे इससे लिंक्स वगैरह से देख लें मेरा काम। नहीं नहीं, वो मीटिंग करना चाह रहे हैं, बॉस आपसे मिलना चाह रहे हैं, चैनल के हेड आपसे बात में। जी चलें, कोई बात नहीं, ऑनर की बात है, मैं आ जाऊँगा। मैं गया, वो वहाँ पर कोई बैठ के ना एडिट कर रहे थे कोई कमर्शियल की। अच्छा। तो अब उन्होंने बोला इस कमर्शियल के ऊपर वॉइस ओवर तो चलानी है। तो उन्होंने अब ट्रिक क्या की, उन्होंने बोला यार तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो। आज वो मीटिंग हो गई हमारी, मीटिंग के बाद अच्छा चले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जाते जाते यार वो एडिटिंग रूम में बैठे थे, उन्होंने कहा यार एक मिनट इधर आना, मैं तुम्हें अपना काम दिखाता हूँ। मैंने कहा दिखाइए। उन्होंने कहा ये हम बना रहे हैं। मैंने कहा चलिए ज़बरदस्त, वेल, नेक्स्ट टाइम कोई बनाए तो मुझे याद रखिएगा कमर्शियल में एज अ मॉडल या एज अ एक्टर वगैरह। हाँ यार तुम बड़े बोलते अच्छे हो, हमें ज़रा टेस्ट तो करके दिखाओ। तो मैंने कहा मैं क्या टेस्ट करके दिखाऊँ? उन्होंने कहा यार हमें ज़रा बोल के दिखाओ कि अगर तुम ये लाइन बोलोगे तो कैसे बोलोगे। आप उनकी ट्रिक देखेंगे, उन्होंने वो पूरा मुझसे वॉइस ओवर करवा लिया उस पर। वाह। लेकिन मुझे ये बोला वो ट्रायल है, लेकिन वो उन्होंने बना के चला भी दिया। तो उन्होंने ऑन एन एवरेज अगर फ़र्ज़ करें वो वॉइस ओवर वाले को दुबई में अगर कम से कम भी 1,500 से 2,000 रुपये देंगे या 2,500 रुपये देंगे वॉइस ओवर के, उन्होंने बचा लिया अपने लिए। अब 2-2,500 रुपये दिरहम दुबई में एक अमाउंट है रीजनेबल। आप आराम, अगर पाकिस्तानी में उसको बोलूँ आपके तकरीबन 2 लाख रुपए, तो आप पाकिस्तान में 2 लाख रुपए से आराम से 1.5 महीना 2 महीना बहुत सारे एवरेज लोग गुजार सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे अमीरों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे एक एवरेज जो लोग रह रहे हैं हमारे यहाँ, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए 2 लाख रुपए 2 महीने 1.5 महीना चलेंगे। तो मैं हैरान हुआ, उन्होंने इस तरह से मुझसे काम कराया। मैंने कहा भाईजान, अच्छा मैं शिकायत भी नहीं कर सकता, उसके बाद काम नहीं मिला कभी उनसे,
मैंने भी बात नहीं की, उससे मुझे अफसोस था। इसी तरह एक ट्रेनिंग कंपनी थी जहाँ पर मैं अब बात कर रहा था उससे, मैंने कहा सर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहा हूँ आजकल अपने फलाना फलाना कंपनीज में किए हैं, इधर उधर स्कूल्स में किए, कॉलेजेस में किए, यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं। अच्छा मैंने रेफरेंस भी दिया ना, ये चले मैं अगर आपको कॉल करके बोलूँ फारूक भाई आप मुझे शायद नहीं जानते हो, तो मैं बोलूँ फारूक भाई मैं ट्रेनर हूँ, दुबई से आया हूँ और मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, मैं अपनी बाकी चीज़ों की बात ना करूँ, सिर्फ ट्रेनिंग फोकस बात करूँ। तो आपको जब मैं ये बोलूँ मेरा ट्रेनिंग का इतना एक्सपीरियंस है, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है यार, देखेंगे कोई काम होगा तो बता देंगे आपको। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट जब मैं आपको अपना काम भी दिखा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि मैंने फारूक भाई ये कंपनीज में काम किया है, तो मैं आपसे इतना रिस्पेक्ट तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको बोले हाँ जी एडमायर करें, ठीक है जी आपने किया, वेल एंड गुड, नेक्स्ट कोई ऐसा इवेंट आएगा। मैं उन्होंने कहा जी आप हमें एक ट्रेनिंग हमारे लिए करके हमें दिखाएं। तो मैंने कहा आप उसमें क्या देखना चाह रहे हैं? उसने कहा मैं देखना चाह रहा हूँ बोलते कैसा है। तो मैंने कहा आप मेरा बोलना देखना तो मेरी वीडियोस देख लीजिए। तो उसमें आपको मुझसे वो ट्रेनिंग करवा के ही हम एक सेशन देखना चाह रहे हैं कि आप वो कैसे हैंडल करते हैं कैसे। तो मैंने कहा देखें मैं मतलब इतनी वो डेस्परेट मेरी वाली सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं तो आप मुझे सेलेक्ट करेंगे। मैंने आपको अपनी प्रोफाइल भेज दी, मैंने आपसे फ़ोन पे बात कर ली, आपकी टीम से मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर ली, वीडियो कॉल भी कर ली, आपको जो प्रोफाइल चाहिए वो भी मैंने दे दी। अब आप इतने तो रिस्पेक्टफुल हों कि बोलें आज तो काम नहीं करना है आपके साथ, और अगर करना है तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या है कि ट्रेनिंग करेंगे देखेंगे। मैंने कहा सॉरी, वही ना। मैंने कहा ये मेरे लिए थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है और मैं खुद एम्बेरस फील करूंगा अगर मैं ये कर रहा हूँ ना आपके लिए, मैं खड़े होकर आपको एक डेमो ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने कहा मेरा एक डेमो ट्रेनिंग नहीं हो सकती, मेरा वो एलिम है जो मैं आपको पास ऑन करूंगा और मैं समझता हूँ उस एलिम की थोड़ी सी वैल्यू है। तो आप उसको अगर रिगार्ड नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकता। तो मुझे तो इस तरह के कई वाक़े तो दो फ़ौरन आ गए मेरे जहन में, फारूक भाई ये तो अलमिया है हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने जैसा अर्ज़ कहा कि पैसे लेने का कॉन्सेप्ट है, देने का नहीं है ऐसे कि हम रिकग्निशन ले लें, फेम ले लें, पैसे ले लें। इसको क्यों दें, इसको जगह क्यों दें? इसका काम हो गया। हमारे यहाँ गन्ने होता है ना, गन्ने को मशीन में डालो जूस निकालो, जहाँ उसका आखिरी ड्रॉप निकला जूस का, कई की गन्ने वाले तो मैंने देखे हैं वो आखिरी कोशिश भी लगे रहते हैं, वो जिसका आखिरी बूंद भी निकली दोबारा डाल देते कि नहीं यार शायद एक बूंद और आ जाए। तो मैंने कहा वो करने के बाद ही हमारे लोग क्या करते सीधा फेंक देते हैं। हाँ क्या अब यह काम आएगा कचरे वाले के, ऐसे हमारा काम हो गया। तो मैंने यार लोगों की वैल्यू ऐसी ही देखी है, हर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने सबका हाल ये देखा है। तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता इस मार्केट में काम करने का, क्योंकि मैं समझता हूँ मार्केट ही ऐसी है। ऐसे ही है। तो जहाँ लोग मेरे लेवल के या मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं करते, मैं काम ही नहीं करता, मैं कहता हूँ थैंक यू जी। अभी कई जैसे मैं अर्ज कर रहा था आपसे ऑफलाइन के, कई लोगों ने चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया, अब वो प्रोटोकॉल ही मुझे वो नहीं दे रहे चीफ गेस्ट वाला, तो मैं क्यों आऊँगा भाई से? मुझे ये थोड़ी कि मैंने लाइफ में कभी मैं चीफ गेस्ट नहीं बना हूँ तो मुझे चीफ गेस्ट बनने का शौक है, थोड़ी क्या मुझे कोई क्राउन बना रहे कंट्री का कि जी वहाँ को प्रेसिडेंट बना रहे हैं, मैं बोलूँ वाह जी आपने प्रेसिडेंट बना दिया। आप अनाउंस कर रहे हैं कि जी मैं इनको सेलिब्रिटी गेस्ट बुला रहा हूँ, सेलिब्रिटी बुला रहा हूँ, तो आप उसके प्रोटोकॉल्स बेसिक नहीं तो चीज़ें पूरी करें ना। आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं ही हर चीज़ करूँ तो आई एम सॉरी मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा आखिरी सवाल जो कि हर होस्ट करता है, मगर मैं भी चाहूँगा कि मैं भी वो सवाल करूँ। आजकल जैन जी बहुत मशहूर हुई हुई है तो इतनी सारी गुफ्तगू करने के बाद मेरा तो यही ख्याल है कि शायद अब उनको मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, जी जी क्योंकि वो लोग सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास एआई है, उनके पास गूगल है, उनके इंटरनेट राइट। है। जी जी। तो लेकिन ये कि हाँ कोई ऐसी बात अगर आप तो फारूक भाई बेसिक बात तो मैं यही करूँगा, जो बच्चे हैं जो ये शो देख रहे हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट है फारूक भाई का, और इसमें एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है, इसमें नॉलेज शेयर की जा रही है, इसमें कोई आपसे मॉनिटरी बात नहीं की जा रही कि आप पैसे दे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमने चैरिटी की है, नॉलेज आपको दी है, तो आप इससे आगे इस बात को फैलाएं जितना फैला सकते हैं। अगर आप समझते हैं नॉलेज आगे जानी चाहिए, मैसेज आगे जाना चाहिए, और मैं जितने भी लोग ये देख रहे हैं या देखेंगे आगे, आज नहीं कल नहीं, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी ये प्रोग्राम देखें, सिर्फ एक ही बात करूँगा कि आप अपने आप पैशन को फॉलो करें, जो भी आपका पैशन है, भले वो आर्ट हो, मीडिया हो, जर्नलिज्म हो, डॉक्टर बीइंग ए डॉक्टर हो, या आपने चैरिटी करनी हो, ये जो भी आपका एक पैशन है आप उसको फॉलो करें दिल और दिमाग से। शुरू में ज़रूर आपको मुश्किलात होंगी, परेशानी होगी, शुरू में हो सकता है वो काम आप वैसे नहीं कर पाएँ जो चाहते हैं, आपको उसका रिजल्ट शायद ना मिले। जैसे अभी हम फारूक भाई मैं बात कर रहे थे, हम लोग आज तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज तक भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम उस तरह से रजिस्टर हो जिस तरह होना चाहिए, हमें उसके वैसे ही रेम्यूनरेशंस मिले, हमें उसका वैसे ही रिवॉर्ड मिले, हमें वैसे ही उसके अवार्ड्स मिले।
तो वैसा बात नहीं है। तो लेकिन उसको मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे लिए चैरिटी तो है ही है, लेकिन हमारे लिए पैशन भी है हम दोनों के लिए ना, और हम जैसे और बहुत सारे लोगों के लिए। तो हम उनकी आवाज़ बन के आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आपका पैशन है आप उसको फॉलो करें, कंटिन्यू करें। हो सकता है फ़ौरन सक्सेस मिले, हो सकता है कि 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, बट शायद मिलेगी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर आपको नहीं भी मिलती, बट अच्छा, आपको सबसे अच्छी चीज़ उसमें क्या मिलेगी कि आप हमेशा खुश रहेंगे। आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, एक कि यार मैंने जो किया वो ऐसा किया जो मुझे खुशी देता था। मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। मैंने वो किया जो मुझे दिल चाहता था। मैंने वो नहीं किया जो लोग मुझसे करवाना चाहते थे। तो इसकी खुशी आपको हमेशा होगी। तो वही करें जिससे आपको खुशी हो, क्योंकि अगर आप जॉब पे जाके बैठेंगे कहीं पे भी, जो आप काम करेंगे जहाँ पर आपको वो काम पसंद ना हो, तो क्या होने वाला है कि आप आधे घंटे करेंगे, फिर उठ के जाएंगे, चाय पियेंगे, फिर आएंगे, फिर आप ब्रेक लेंगे, फिर वो काम आप फोकस करके नहीं कर सकते। 2 दिन बाद आपका दिल नहीं लगेगा, हफ्ते बाद आप बोलेंगे जॉब छोड़नी है। तो इसलिए ऐसे काम मत करें जो आपको कहीं ना कहीं तंग करते हैं। ऐसे काम करें जो आपको खुशी देते हैं। इसी के साथ मेरी तरफ से आपको बहुत अल्लाह हाफ़िज़, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपको, और जो भी चैनल देखेंगे उन सबको। चलें, थैंक यू सो मच फ़हद, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो व्यूअर्स, आपको भी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। कमेंट्स में ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इन्हीं तरह के कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को हम दोबारा अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।